जो चैप्टर है इसका नाम है अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। ये चीजें तो अलग अलग होती है लेकिन अकाउंटिंग सेम सी है। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मानकर चलो एग्जाम में आप इसे किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकते हैं। इसमें कोई लापरवाही नहीं करनी है आपको, हर क्वेश्चन आपको करना ही करना है। एग्जाम में आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ इसमें से जरूर, और फाइनल लेवल पर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और अगर आपने इंटरमीडिएट का अच्छे से नहीं पढ़ रखा है तो फाइनल में भी आप परेशान हो जाएंगे। तो इसका भी ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से करना है, एक एक क्वेश्चन करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। तो अमलगमेशन बेसिकली होता क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले। तो अमलगमेशन मतलब दो कंपनी या दो से ज्यादा कंपनी मिल जाती हैं। जैसे हम बोलते हैं ना पार्टनरशिप हो रही है तो दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, यहाँ कंपनी की पार्टनरशिप हो रही है। तो अमलगमेशन में दो या दो से ज्यादा कंपनी मिल जाती है, एक साथ आ जाती है वो, और एक मिलकर काम करना चाहती है। अमलगमेशन में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा कंपनी मिलकर काम करेंगी, ठीक है, या एक कंपनी दूसरे को खरीद भी सकती है। उसे एब्जॉर्प्शन बोलते हैं बेसिकली, कि जैसे एक कंपनी चल रही है उसने दूसरी चलती हुई कंपनी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया, खरीद लिया उसको। तो अमलगमेशन में एब्जॉर्प्शन भी इंक्लूड होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी दूसरे को खरीद लेती है। जैसे फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, ठीक है, मेटा मान लिया फेसबुक ने व्हाट्सएप को खरीद लिया, तो ये एब्जॉर्प्शन होता है कि एक चलते हुए बिजनेस को एक चलते हुए दूसरे बिजनेस ने खरीद लिया। और अमलगमेशन में क्या होगा, दो कंपनी बंद हो जाएंगी और एक नई कंपनी बनेगी, ठीक है। अब जब भी ये सिचुएशन होगी कि अमलगमेशन होगा या एब्जॉर्प्शन होगा, तो ऐसी सिचुएशन में हमारे पास कम से कम दो कंपनी तो होनी चाहिए। मान लिया हम बात करते हैं अमलगमेशन की, अमलगमेशन में दो कंपनी कम से कम होंगी। मान लिया ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, तो ये दोनों बंद हो गई और एक मान लिया नई कंपनी बन गई, उसका नाम है ए बी लिमिटेड। तो यहां पर जो ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड है, ये दोनों कंपनी बंद होंगी। इन कंपनी को हम वेंडर कंपनी बोलेंगे, ठीक है, या वेंडर कंपनी बोलेंगे, या क्या बोलेंगे सेलर, या क्या बोलेंगे ट्रांसफरर, या क्या बोलेंगे अमलगमेटिंग। तो ए और बी लिमिटेड वेंडर कंपनी बोल लो, सेलर कंपनी बोल लो, ट्रांसफरर कंपनी बोल लो, या अमलगमेटिंग कंपनी कह दो, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये जो कंपनी है ये कंपनी बंद होगी। ये एग्जिस्टिंग कंपनी है दोनों, ये एग्जिस्टिंग है, चलती हुई कंपनी थी, एग्जिस्टिंग कंपनी थी। अब ये वाइंड अप होगी, कंपनी बंद हो जाएंगी, ये कंपनी अब बंद हो जाएंगी। और एक ये न्यू कंपनी जो पहले नहीं थी दुनिया में, वो एक नई कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होगा और ये नई कंपनी इन दोनों पुरानी कंपनी को टेक ओवर कर ले। तो बेसिकली ए और बी मिलकर काम करना चाहते हैं, तो ए बी लिमिटेड में काम करेंगे मिलकर। अब जो ये कंपनी है ए बी लिमिटेड, इसे हम वेंडर लिखा था तो इसे वेंडी बोल सकते हैं, सेलर लिखा था तो इसे हम परचेजिंग कंपनी बोल सकते हैं, ट्रांसफरर लिखा था तो यहां ट्रांसफरी बोल सकते हैं, अमलगमेटिंग लिखा था तो इसे अमलगमेटेड बोल सकते हैं। तो अमलगमेटेड कंपनी अमलगमेटिंग कंपनी को खरीद लेगी, ये अमलगमेशन है। अगर एब्जॉर्प्शन होगा तो एब्जॉर्प्शन में एक कंपनी, चलो एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे, अभी ये अमलगमेशन समझ लो आप। अमलगमेशन समझ में आया ये क्या होता है। अब अमलगमेशन की तरह ही हमारे पास क्या होता है, एब्जॉर्प्शन। अब यहां पर क्या था, ये ए बी न्यू कंपनी थी और ए लिमिटेड ओल्ड थी, एग्जिस्टिंग थी, बी भी एग्जिस्टिंग थी। यहां क्या है, मान लिया ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है,
ये एग्जिस्टिंग कंपनी होगी और ये भी एग्जिस्टिंग कंपनी होगी। अमलगमेशन में दोनों बंद होकर के एक नई कंपनी में थी, यहाँ एक ही कंपनी बंद होगी। मान लिया ये बंद हो और ये ए में मर्ज हो, तो जो ए है, ए कंपनी क्या हो जाएगी? ए कंपनी एक तरीके से परचेजिंग कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो ए कंपनी न्यू नहीं है, ए कंपनी एग्जिस्टिंग है और ए कंपनी क्या है? परचेजिंग कंपनी हो जाएगी। और जो बी लिमिटेड है वो क्या हो जाएगी? बी लिमिटेड हमारी वेंडर कंपनी हो जाएगी। तो बी कंपनी वेंडर कंपनी हो जाएगी। ठीक है, तो बी कंपनी वेंडर कंपनी हो जाएगी, सेलर, ट्रांसफरर, अमलगमेटिंग, कुछ भी बोल लीजिए। ये एब्जॉर्प्शन का केस। अब जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो वेंडी कंपनी में या परचेजिंग कंपनी में जो अकाउंटिंग होती है वो करेंगे, चाहे अमलगमेशन हो चाहे एब्जॉर्प्शन हो। और ऐसे ही हम वेंडर कंपनी के लिए जो अकाउंटिंग करेंगे वो वैसे ही करेंगे, चाहे वो अमलगमेशन हो या एब्जॉर्प्शन। तो यहां पर हमें ये समझना जरूरी है कि दो कंपनीज होना बहुत जरूरी है। 3 केस बता रखे हैं, अमलगमेशन, एब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें मैंने आपको अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन अभी अभी समझा दी। तो अमलगमेशन अभी अभी हमने समझा, जहां पर क्या है, कम से कम दो कंपनी होनी चाहिए, दो से ज्यादा भी हो सकती है। एबीसी मिलकर के बना ली है एबीसी लिमिटेड या XYZ लिमिटेड। कम से कम दो कंपनी होनी चाहिए और एक नई कंपनी फॉर्म होती है, जो अभी अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा। एब्जॉर्प्शन में कोई नई कंपनी की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि हमने एब्जॉर्प्शन में अभी अभी सीखा है कि एब्जॉर्प्शन के अंदर क्या होगा, कोई नई कंपनी फॉर्म नहीं होगी और पुरानी कंपनी ही दूसरी को खरीद लेगी। तो ये हमारे पास एब्जॉर्प्शन है और अमलगमेशन का केस है। तो अमलगमेशन जैसे यहां लिखा है, कम से कम दो कंपनी होनी चाहिए और एक नई कंपनी की फॉर्मेशन होती है। एब्जॉर्प्शन में क्या लिखा है कि कोई नई कंपनी की फॉर्मेशन नहीं हो रही है और एक कंपनी बंद हो रही है जो एक एग्जिस्टिंग कंपनी में मर्ज हो जाती है। तो लिक्विडेशन होती है, कम से कम एक कंपनी लिक्विडेट होगी, जैसे यहाँ बी लिमिटेड हो रही है, और वो एक नई कंपनी में मर्ज हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन और आप लोगों को अमलगमेशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन की, कि एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए, मान लिया कोई कंपनी है, उसकी हालत बहुत खराब हो गई, जैसे मान लिया ए लिमिटेड है और इसकी हालत इतनी खराब हो गई है, नाम भी खराब हो गया है, लॉस में चल रही है। इसका नाम ही इतना खराब हो गया, लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट नहीं लेना चाहते। तो इन्होंने क्या सोचा, इस कंपनी का नाम बदलते, तो इसको बंद कर दिया इन्होंने और एक नई कंपनी बनाई और इस नई कंपनी ने ए लिमिटेड को टेक ओवर कर दिया। तो ये है एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। एक पुरानी कंपनी को नई कंपनी कैसे खरीदेगी, नाम ही बदल रहे हैं उसका बेसिकली, क्योंकि एक नई कंपनी पुरानी को कैसे खरीद लेगी, तो ये चेंज ऑफ नेम। तो यहां पर भी वही है कि ये वाली जो कंपनी है ये अमलगमेटिंग कंपनी है या वेंडर कंपनी है और ये परचेजिंग कंपनी है या अमलगमेटेड कंपनी। ये ट्रांसफरर है और ये ट्रांसफरी कंपनी है। तो
एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी अकाउंटिंग वैसी ही होगी जैसे अमलगमेशन और एब्जॉर्प्शन की। अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हम जो अकाउंटिंग कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के हिसाब से पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ही पढ़ रहे हैं, जहां पर ये लिखा है कि हमारा जो अमलगमेशन है वो दो टाइप का होता है। अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। तो 5 कंडीशंस हैं, अगर वो 5 कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज होगा। क्वेश्चन 90% क्वेश्चन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज के होंगे, केवल 10% या 5% ही बल्कि क्वेश्चन अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के होंगे, क्योंकि मर्जर के अंदर कंडीशंस होती हैं इतनी सारी कि वो क्वेश्चन इतने सिंपल हो जाते हैं कि उसमें कुछ बचता ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाते हैं। कंडीशंस बहुत सारी ऐसी हैं जिसकी वजह से क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, सिंपल क्वेश्चन होने के बावजूद अगर एग्जाम में आ जाए तो स्टूडेंट ज्यादा गलती करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम करते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन ही होते हैं 5-10%। तो हम देखेंगे ज्यादातर क्वेश्चन इन द नेचर ऑफ मर्जर के होंगे, परचेज के होंगे, मर्जर के बहुत कम क्वेश्चन होंगे। तो ज्यादातर क्वेश्चन इन द नेचर ऑफ परचेज के होंगे। तो ऐसा क्यों है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशंस हैं मर्जर की, वो इतनी कंडीशंस हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन रह जाता है। तो हमें याद रखना है अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर कब होता है। इस अमलगमेशन इन द नेचर मर्जर को पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के नाम से जाना जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 कहता है कि मर्जर होने के लिए सारी की सारी कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक नहीं सारी। तो ऑल कंडीशंस शुड बी सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1 है ऑल द असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अमलगमेटिंग मतलब ट्रांसफरर कंपनी की जो भी असेट और लाइबिलिटी हैं वो परचेजिंग कंपनी के पास में जानी चाहिए। अब आप एक बात थोड़ी सी ध्यान से समझो, जब बिजनेस को कोई खरीदता है तो ज्यादातर केस में तो यही होता है कि सारी की सारी एसेट्स ही खरीदी जाती हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी एसेट खरीदी जाए। मान लिया ये कंपनी सेलिंग कंपनी है, ये कंपनी अब बंद हो रही है, और एब्जॉर्प्शन का केस बता रहा हूं, ये परचेजिंग कंपनी है, इसके पास सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज आ रही है। मान लिया इसके पास 20 एसेट्स हैं, 12 लाइबिलिटीज हैं। तो अगर सारी की सारी एसेट्स और लाइबिलिटी जाएगी तो ही कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हो। लेकिन अगर एक भी एसेट या एक भी लाइबिलिटी परचेजिंग कंपनी ने छोड़ दी कि हम इसको नहीं ले रहे हैं, तो फिर वो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाए, क्योंकि अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के लिए सारी की सारी कंडीशंस, सारी की सारी एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए। ये बात क्लियर है? तो अगर सभी एसेट और लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी तो क्या है, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर। एक भी एसेट या लाइबिलिटी छोड़ दी तो क्या हो जाएगा, अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि कम से कम 90% shareholders holding not less than 90% of the face value of equity shares should become shareholder in the new company। तो आपके पास जो सेलिंग कंपनी है, जो वेंडर कंपनी है, जो सेलिंग कंपनी है, इस सेलिंग कंपनी वेंडर कंपनी के कम से कम 90% इसके जो शेयर होल्डर्स हैं होल्डिंग 90% पेड अप फेस वैल्यू, ये शेयर होल्डर कम से कम मिनिमम 90% परचेजिंग कंपनी में शेयर होल्डर बनने चाहिए। मतलब इसको आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो, देखो जब कोई कंपनी बिकेगी, जैसे यहां पर सेलिंग कंपनी एस लिमिटेड बिक रही है, तो असेट और लाइबिलिटी दे रही है, कोई कंपनी अपनी बेचेगी, अपना बिजनेस बेचेगी, तो बदले में उन्हें पैसा चाहिए। ज्यादातर पैसा किस फॉर्म में देगी, परचेजिंग कंपनी अपने शेयर दे देगी। अब उस शेयर का क्या होगा, वो शेयर शेयर होल्डर में बढ़ जाएंगे। आप इमेजिन करो आपके पास एस कंपनी के शेयर है
और एस कंपनी बंद हो गई, बिक गई, और उसे पी ने खरीद लिया। एस कंपनी बिक गई, उसे पी ने खरीद लिया। अब आपके पास शेयर किसके है? एस के। तो जब पी कंपनी खरीदेगी, पी कंपनी अपने कंपनी के शेयर दे देगी एस कंपनी को, एस कंपनी के लिक्विडेटर को। लिक्विडेटर वो होता है जो सारा अरेंजमेंट करता है, एसेट को बेचना, लायबिलिटी की पेमेंट करना, उसे लिक्विडेटर बोलते हैं। तो पी लिमिटेड क्या करेगी? एस लिमिटेड के लिक्विडेटर को अपनी कंपनी के शेयर दे देगी, और लिक्विडेटर वो शेयर अपने एस कंपनी के शोल्डर में पी कंपनी के शेयर बांट देगा। तो बेसिकली होगा क्या, आपके पास एस कंपनी के शेयर थे, अब एस की वजह आपके पास पी कंपनी के शेयर आ जाएंगे। तो 90% शेयर होल्डर के पास, 90% फेस वैल्यू वाले शेयर होल्डर के पास ऐसा होना चाहिए, ये कंडीशन है। मतलब शेयर होल्डर आप है एस में, तो आप पी में भी शेयर होल्डर बनने चाहिए, ये कंडीशन समझ में आती है। यहाँ है अदर देन ऑलरेडी शेयर होल्ड। अब क्या सिचुएशन है, ये वाला कोर्स में नहीं है आपके, एक क्वेश्चंस होते हैं इंटर कंपनी होल्डिंग के, मतलब आपके पास दूसरी कंपनी के शेयर हैं, पहले से एक कंपनी के पास दूसरी कंपनी के शेयर हैं, वो वाले क्वेश्चन आपके कोर्स से हट गए। पहले होते थे ग्रुप 2 में भी जब होता था अकाउंटिंग, अब नहीं है, फाइनल लेवल पर आप देखेंगे। तो आप ये मानो 90% शेयर होल्डर कम से कम नई कंपनी में बनने चाहिए। उन लोगों को छोड़ दो जिनके पास पहले से ही एक दूसरी कंपनी के शेयर हैं। दो कंडीशन सन में आई। अब हम बात करते हैं कंडीशन नंबर 3 की। और कंडीशन नंबर 3 क्या है? देखो हमारे पास जो कंडीशंस हैं वो कंडीशन ये है कि जो कंसिडरेशन है वो शेयर्स के रूप में ही होना चाहिए। मतलब वैसे तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदती है तो उसके बदले में कैश भी दे सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां क्या है कंडीशन नंबर 3 कि जब अमलगमीशन होगा, जब पी कंपनी खरीदेगी इस कंपनी को, क्योंकि एस तो बंद हो रही है, तो इन्हें पेमेंट करेगी। आपको मालूम है जब जो पेमेंट की जाती है उसे परचेज कंसिडरेशन, जितने में खरीदा गया बिजनेस या बेचा गया बिजनेस, उसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। जैसे पी ने एस को खरीद लिया, तो पी कंपनी ने जब एस को खरीदा, तो पी कंपनी जब एस को पेमेंट करेगी वो कितने पैसे देगी, उसे परचेज कंसिडरेशन बोलते हैं। तो यहां लिखा परचेज कंसिडरेशन शेयर्स में होना चाहिए। इक्विटी शेयरहोल्डर को इक्विटी शेयर दिए जाने चाहिए। फ्रैक्शन के लिए कैश दिया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या है? मान लिया हिसाब ये बैठा, इसके 50,000 शेयर हैं और परचेज कंसिडरेशन में मान लिया 60,000 शेयर दिए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 50,000 वाले शेयर होल्डर जिसके पास 50,000 शेयर है इसके, उनको 60,000 शेयर पी के मिल जाएंगे। हर 5 के बदले में 6 शेयर मिलेंगे, हर 5 के बदले में 6 शेयर मिलेंगे। अब मान लिया किसी के पास 3 शेयर है, तो उसको कितने शेयर मिलेंगे? इतनी तो शेयर मिलेंगे। किसी के पास 3 शेयर है इसके, तो उसको 5 के बदले में 6 मिलने, तो उसे 3.6 शेयर मिलने चाहिए। अब 3.6 शेयर कैसे निकालेंगे, लाएंगे भाई हम? तो 3 शेयर मिलेंगे, 0.6 शेयर के लिए कैश मिलेगा। तो ये लिखा है कि फ्रैक्शनल शेयर के लिए कैश तो दिया जा सकता है, लेकिन वैसे शेयर की पेमेंट, वैसे पीसी की पेमेंट शेयर्स में ही होनी चाहिए। ये बात समझ में आती है? नेक्स्ट है हमारे पास 4th पॉइंट कि बिजनेस को कंटिन्यू करना है। ऐसा ना हो कि बिजनेस खरीदा और बिजनेस को बंद कर दिया। बिजनेस को कंटिन्यू करना है, बंद नहीं करना है उसको, या कुछ और नहीं करना है, सेम बिजनेस को कंटिन्यू करना। मतलब ऐसा ना हो कि आपने बिजनेस खरीदा, उनकी फैक्ट्री है उसे बंद करके उसे किराए पर दे दिया, कुछ और कर दिया, आपने उस बिजनेस को कंटिन्यू किया। तो ये हमारी चौथी कंडीशन हो गई। लास्ट कंडीशन क्या है कि जो असेट और लायबिलिटी है एस लिमिटेड की, जो कंपनी बिक रही है उसके पास असेट और लायबिलिटी है। और हमारी पहली कंडीशन क्या थी? सारी की सारी एसेट और सारी की सारी लायबिलिटी ट्रांसफर होगी। और लास्ट कंडीशन क्या है?
बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर होगी। मतलब अगर ये कोई मशीनरी 5 लाख रुपए की है तो 5 लाख में ही जाएगी, यहां पर उसे 4 लाख या 6 लाख में रीवैल्यू नहीं कर सकते। और अगर इस कंडीशन की वजह से, एक कंडीशन नंबर 1 क्या है, सारी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए, इसमें क्या सभी बुक वैल्यू पे करनी चाहिए, और सारी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट इन्हीं चीजों को लेकर होती है कि ये वाली एसेट 5 लाख वाली 6 लाख में जा रही है, ये वाली एसेट नहीं जा रही, उसे मार्केट में बेचा। जब सारी एडजस्टमेंट ही खत्म हो गई तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाता है। तो सारी की सारी एसेट्स और लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना है, एक्सेप्ट टू एंश्योर यूनिफॉर्मिलिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, मान लिया स्टॉक है, यहां फीफो मेथड यूज होता है, यहां वेटेड एवरेज मेथड यूज होता है। तो अगर फीफो से वेटेड एवरेज में जाने के लिए कुछ वैल्यू में चेंज करना है तो वो अलाउड है। यहां हमारा असेट है, फिक्स्ड असेट, वहां WDV मेथड है, यहाँ स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो थोड़ा सा चेंज होगा तो वो अलाउड है। अदरवाइज आपको सारी एसेट और लायबिलिटी बुक वैल्यू पर ही ट्रांसफर करनी। तो कुल मिलाकर हमारे पास सिचुएशन ये है कि 5 कंडीशंस है, 5 की 5 कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा। 5 में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाए। ठीक है, तो पांचों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुई तो अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। कोई डाउट इसमें? 5 कंडीशन क्या है, सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी ट्रांसफर होनी चाहिए, 90% शेयरहोल्डर जो वेंडर कंपनी के हैं वो परचेजिंग कंपनी में शेयरहोल्डर बनने चाहिए, पीसी की पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर में होनी चाहिए, सेम बिजनेस कंटिन्यू होना चाहिए, एसेट और लायबिलिटी की बुक वैल्यू में चेंज नहीं होना चाहिए। क्लियर है? चलिए बात करते हैं अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर के बाद अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज की। तो इसमें लिखा है कि जब 5 में से कोई भी एक या एक से ज्यादा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी तो वो हमारा हो जाएगा अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज। ठीक है, जैसे मान लिया ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीदा लेकिन उनका बिजनेस को कंटिन्यू करने की इंटेंशन नहीं है, तो यह इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा क्योंकि बिजनेस को तो कंटिन्यू करना है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा हो बिजनेस खरीदा है, अगर ये बोला हो बिजनेस खरीदा है तो बिजनेस खरीदने का मतलब सारी एसेट और सारी लायबिलिटी खरीदी है जो रियल है। जनरल रिजर्व P&L थोड़ी ना खरीदते, तो एसेट और लायबिलिटी खरीदी है जब बिजनेस बोला जाए तो। ऑल एसेट का मतलब ऑल एसेट इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस, चाहे वो रियल एसेट होने मतलब टेंजिबल हो इंटेंजिबल हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट रियल एसेट होनी चाहिए, फिटिशियस ना हो। फिटिशियस एसेट किसे बोलते हैं, जो लॉसेस वगैरह होते हैं। तो यहां पर भी है टेकिंग ओवर बिजनेस का मतलब ऑल रियल एसेट्स, यहां पर भी रियल एसेट्स ही हैं और फिटिशियस एसेट नहीं है। फिटिशियस एसेट है, लॉसेस है, अभी तक राइट ऑफ नहीं करे, वो उन चीजों की हम बात नहीं कर रहे। जैसे डेबिट बैलेंस इन P&L, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, और शेयर तो अब होता नहीं है, डिवेंचर्स, और कोई भी फिटिशियस एसेट है जो झूठ मूठ की एसेट है जिसे बेचने से कुछ नहीं मिलेगा, वो होती है फिटिशियस एसेट, है ना। तो फिटिशियस एसेट तो एसेट ही नहीं होती है, इसलिए उसे कभी भी लिखा है कि ऑल एसेट आर टेकन तो मतलब रियल एसेट टेकन हो। ट्रेड एसेट के मामले में डेटर्स BR की बात होती है, ट्रेड लायबिलिटी में बिल्स पेबल क्रेडिटर्स हो जाते हैं। फंड आइटम्स होती हैं कुछ, फंड लिखा है तो जरूरी नहीं है कि वो हमारे यहाँ प्रॉफिट ही हो। कई बार क्या होता है फंड का मतलब प्रॉफिट होता है, कई बार प्रॉफिट नहीं भी होता है। जैसे कि वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड, तो ये लायबिलिटी है क्योंकि हमने वर्कमैन को प्रॉफिट का हिस्सा देना है, तो ये लायबिलिटी है, ये प्रॉफिट नहीं है हमारा, हम इसका कुछ भी नहीं कर सकते। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, अब ये प्रॉफिट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकती है, पार्टली प्रॉफिट पार्टली लायबिलिटी भी हो सकती है। अगर इसके अगेंस्ट में कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो ये एक प्योर प्रॉफिट है। लायबिलिटी है तो जितनी लायबिलिटी है वो हमारे पास लायबिलिटी आ जाएगी, और अगर थोड़ी लायबिलिटी है बाकी बचा हुआ प्रॉफिट हो जाएगा। रिजर्व फंड, सिंकिंग फंड, ये प्योर प्रॉफिट होते हैं,
ये पूरा का पूरा 100% प्रॉफिट ही होते हैं। तो जैसे प्योर प्रॉफिट होते हैं सिंकिंग फंड, डिवेंचर रिडेम्पशन फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, रिजर्व फंड, ये प्योर प्रॉफिट है, 100% प्रॉफिट है। ये टेक ओवर नहीं होते क्योंकि ये तो प्रॉफिट है, ये तो शेयर होल्डर का पैसा है, शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। प्योर लायबिलिटी है, ये सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएंगी बिजनेस बिकने पे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रॉफिट शेयरिंग फंड, एम्प्लॉय पेंशन फंड, एम्प्लॉय सुपर एन्युएशन फंड, यह कुछ प्रॉफिट हो सकता है, कोई लायबिलिटी हो सकती है, जैसे एम्प्लॉइज एक्सीडेंटल या कंपनसेशन फंड, एम्प्लॉय इंश्योरेंस फंड, कंटीजेंसी फंड या कंटीजेंसी रिजर्व। तो इसमें अगर हमें क्वेश्चन में जितनी लायबिलिटी बताई है वो लायबिलिटी है, जो नहीं बताया तो वो प्रॉफिट है, कुछ नहीं बताया तो सारा प्रॉफिट है। प्रोविजन की बात करें तो प्रोविजन लॉस के लिए होता है जनरली, या हम लायबिलिटी में लिखते हैं या इसे एसेट में से लेस करके दिखाते हैं। तो ये ट्रांसफर हो जाता है असेट के साथ साथ, असेट से रिलेटेड होता है तो ये भी ट्रांसफर हो जाता है। तो ये सारी चीजें असेट में ट्रांसफर हो जाती हैं क्योंकि असेट से रिलेटेड होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं परचेज कंसिडरेशन की। मैंने आपको बताया था जब कोई बिजनेस बेचा जाता है तो पैसा दिया जाएगा ना उसके बदले में। मैंने आपका बिजनेस खरीदा है तो आप मुझे फ्री में तो बेचोगे नहीं, तो मैं आपको पैसा दूंगा, उसे क्या बोलते हैं, परचेज कंसिडरेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आपने परचेज कंसिडरेशन गलत निकाला तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप परचेज कंसिडरेशन निकालने में आपको जितना पूरा क्वेश्चन में समय लगेगा उसका 5% लगेगा, 5 से 10% टाइम लगेगा बस। लेकिन अगर ये गलत हो गया पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, तो बहुत ध्यान से हमें करना होता है। तो पहले इसके बारे में बहुत सारी बातें थी, लोग कंफ्यूज हो जाते थे परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। लेकिन फिर क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 ने बताया कि परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, और फिर उसके हिसाब से हमने इसको करना शुरू करा। तो यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कंसिडरेशन का मतलब क्या है, जो भी शेयर्स या और कुछ दिया जा रहा है, जो भी पेमेंट हो रही है वो शेयर्स में हो सकती है, अदर फॉर्म ऑफ असेट, लायबिलिटी, सिक्योरिटी हो सकती है। मैंने आपका बिजनेस खरीदा, मैं आपको बिजनेस खरीदने के बदले में शेयर दे रहा हूँ, डिबेंचर दे रहा हूँ, कैश दे रहा हूँ या कोई और असेट दे रहा हूँ, वो सब परचेज कंसिडरेशन में आएगा। कौन देगा, परचेजिंग कंपनी देगी। किसको देगी, वेंडर कंपनी। मैंने आपका बिजनेस खरीदा है तो मैं आपको पेमेंट करूंगा, आप बिजनेस बेच रहे हैं तो आपको पेमेंट मिलेगी। तो परचेज कंसिडरेशन क्या होगा, जो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी को पेमेंट करेगी। तो इस बात से क्लियर है कि परचेज कंसिडरेशन का मतलब है ट्रांसफरी कंपनी, मतलब परचेजिंग कंपनी पेमेंट जो करेगी डिबेंचर होल्डर को या अदर आउटसाइड लायबिलिटी को या एक्सपेंसेस की, वो परचेज कंसिडरेशन का हिस्सा नहीं होगा। अब देखो क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे समझो। यहां लिखा है जो ट्रांसफरी कंपनी मतलब वेंडर कंपनी परचेजिंग कंपनी पेमेंट करेगी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो ट्रांसफरर कंपनी के शेयर होल्डर को पेमेंट होगी वो परचेज कंसिडरेशन होगी। जो पेमेंट डिबेंचर होल्डर को होगी, आउटसाइड लायबिलिटी को होगी या खर्चे के लिए पेमेंट होगी, ये परचेज कंसिडरेशन नहीं होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जो परचेजिंग कंपनी वेंडर कंपनी के शेयर होल्डर को या शेयर होल्डर के लिए पेमेंट करेगी वही परचेज कंसिडरेशन है। जो लायबिलिटी की पेमेंट करेगी, एक्सपेंसेस की पेमेंट करेगी, वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये क्लियर है। मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन। अब यहां पर है ना, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि हमें परचेज कंसिडरेशन जो निकालना है वो कैसे निकालना है। तो 4 सिचुएशन है क्वेश्चन में जो हो सकती है। सिचुएशन नंबर 1, क्वेश्चन में परचेज कंसिडरेशन बता दिया जाए, ए कंपनी ने बी कंपनी को 20 लाख में खरीदा, तो बात ही खत्म हो गई।
परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में दे दिया। दूसरा है नेट पेमेंट मेथड, आप क्या क्या पेमेंट कर रहे हो, कितने शेयर दे रहे हो, कितना कैश दे रहे हो, कितने डिवेंचर दे रहे हो, जो जो आप पेमेंट कर रहे हो उन सबका टोटल कर लो, वो क्या हो जाएगा, नेट पेमेंट मेथड। तो हमारे पास या तो क्वेश्चन में दे रखा होगा या नेट पेमेंट मेथड लगाएंगे। नेट पेमेंट मेथड का मतलब है परचेजिंग कंपनी जो जो पेमेंट कर रही है उन सबका जोड़ दिया जाएगा। जैसे आप किसी दुकान पर गए, आपने 100 का नोट दिया, 50 का नोट दिया, 20 का नोट दिया, तो कितने पैसे दिए, 170, 170। तो ये 170 रुपए जोड़ दिए जाएंगे तो ये परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। नेट एसेट मेथड, बजाय ये कि आपने 170 दिए, आपने क्या क्या लिया, आपने ब्रेड खरीदा 60 रुपए का, आपने मक्खन खरीदा, आपने जो है सॉस खरीदी, टोमेटो सॉस, तो उन सब का टोटल कर दिया। तो जो जो सामान आया उन सब का टोटल करा जाए वो, या जो आपने पेमेंट करी है नेट पेमेंट, तो बात तो एक ही है। एक है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इसमें हम शेयर का प्राइस वगैरह देखते हैं। अब आपको इसी सीक्वेंस में कोशिश करना है कि आपको इसी सीक्वेंस में मेथड लगाने की कोशिश करनी है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना, अगर क्वेश्चन में ही दे रखा है कि कौन सा मेथड है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, बात ही खत्म हो गई। अगर नेट पेमेंट मेथड दिया है, सबसे पहले इसे ही आप लगाएंगे, ठीक है। तो क्या है, अगर आपको सारी पेमेंट करने का मेथड बता रखा है कि कैसे कैसे क्या क्या पेमेंट हो रही है। पीसी क्या होता है, जो शेयर होल्डर को पेमेंट होती है। अब मान लिया दो टाइप के शेयर है, प्रेफरेंस और इक्विटी, दोनों को कितना कितना पेमेंट देना है वो क्वेश्चन में बता रखा है, तो उन सबका टोटल कर लो, नेट पेमेंट मेथड लगा दो, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर मान लिया गुडविल की वैल्यूएशन दे दी, वैल्यूएशन जैसे याद है आपको पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप में एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ के केस में गुडविल की वैल्यूएशन करने को कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है। तो या तो गुडविल की वैल्यूएशन है या नई वैल्यू गुडविल की दे रखी है, तो याद रखो हमेशा नेट एसेट मेथड लगाना। ये कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको, किसी बुक में, किसी स्टडी मटेरियल में कहीं लिखी हुई बात नहीं मिलेगी। ये बहुत गहराई की बात है कि अगर हमें गुडविल की वैल्यू दी है तो नेट एसेट मेथड लगेगा। क्यों, क्योंकि नेट पेमेंट मेथड में गुडविल या कैपिटल रिजर्व कभी नहीं आता, गुडविल या कैपिटल रिजर्व नेट एसेट मेथड में ही आता है। तो इसलिए गुडविल की वैल्यू दी है तो नेट एसेट मेथड लगेगा। बाकी अगर कोई और केस है तो नेट एसेट मेथड ही लगाएंगे आप। इंट्रिंसिक वैल्यू होगा तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड लगाना। चलिए अब हम बात करते हैं कि नेट पेमेंट मेथड का क्वेश्चन कैसे होगा, उसे करने की कोशिश करते हैं। नेट पेमेंट, अगर फर्स्ट मेथड है कि क्वेश्चन में दे रखा हो, अगर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो कोई बात ही नहीं है। अगर क्वेश्चन के अंदर हमें यही दे दिया कि कितने का हमारा परचेज कंसिडरेशन है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर हमें नहीं बताया कि कितने का परचेज कंसिडरेशन है, तो हमें नेट पेमेंट मेथड पहले लगाने की कोशिश करनी है। ये कब लगेगा, जब हमें सारी के सारा शेयर होल्डर्स को कितना पेमेंट करना है ये क्वेश्चन के अंदर बता रखा हो। याद रखिए आप कि डिबेंचर होल्डर को या एक्सपेंसेस की जो पेमेंट है वो परचेज कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होते। तो आप क्वेश्चन नंबर 1 में जल्दी से निकालने की कि कितना है नेट पेमेंट मेथड के हिसाब से परचेज कंसिडरेशन। तो ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड को खरीद लिया। कंसिडरेशन में सभी द कंसिडरेशन बीइंग द टेकर ऑफ द लायबिलिटीज, द पेमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन एज पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन नॉट एक्सीडिंग 20,000, द पेमेंट ऑफ द 9% डिवेंचर्स और ₹1 लाख एट ए प्रीमियम ऑफ 10% टू द डिवेंचर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड। तो इन्होंने बता रखा है क्या क्या पेमेंट कर रहे हैं, एक्सपेंसेस की, डिवेंचर्स की क्या पेमेंट कर रहे हैं। जबकि अभी अभी हमने बात की थी कि हम केवल वही देखेंगे जो शेयर होल्डर्स के लिए पेमेंट हो, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, ए लिमिटेड इज एब्सॉर्ब्ड बाय बी लिमिटेड। तो सबसे पहले तो ये देखिए बी लिमिटेड ने खरीदा है ए लिमिटेड, तो ये वेंडर है, ये अपने बिजनेस को बेच रहे हैं और ये परचेसिंग कर रहे हैं। तो पीसी की पेमेंट
बी लिमिटेड करेगी किसको, ए को। तो इक्विटी शेयरहोल्डर जो है ए के, उनके लिए पेमेंट होगी। तो इक्विटी शेयरहोल्डर ऑफ ए लिमिटेड आर एंटाइटल्ड टू 16 रुपीज इन कैश एंड अलॉटमेंट ऑफ 114% शेयर ऑफ 10 each and 6 equity shares of rupees 10 each fully paid for every 4 shares। ए लिमिटेड के पास में शेयर्स कितने हैं, ए लिमिटेड के पास में शेयर्स हैं 2 लाख, ठीक है। तो इसके पास 2 लाख इक्विटी शेयर्स हैं। तो इनको क्या क्या पेमेंट हो रहा है, इनको 16 रुपए कैश पेमेंट हो रहा है। तो 2 लाख शेयर्स इंटू 16 रुपीज कैश कितना हो गया, 32 लाख। अलॉटमेंट ऑफ 114% प्रेफरेंस शेयर्स और रुपीज 10 each। हम क्या दे रहे हैं इनको, हम इनको प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं 14% 10 रुपए वाले, ठीक है। तो जो चाहे हम इनको इक्विटी शेयर दें, चाहे हम प्रेफरेंस शेयर दें, चाहे हम इनको कैश दें, कुछ भी दें, वो सब हम इसमें ऐड कर लेंगे, जो भी हम पैसा देंगे। अब यहां पर लैंग्वेज में थोड़ा सा देखो कि एंड अलॉटमेंट ऑफ 114% शेयर्स एंड 6 शेयर्स फॉर एवरी 4 शेयर। अब देखो यहाँ थोड़ी लैंग्वेज की इशू है, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्लियर नहीं हो रहा है कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर दोनों ही हमें 4 के बदले में बता रखे हैं या क्या बता रखे हैं। यहां लिखा है 1 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, 6 इक्विटी शेयर दे रहे हैं हर 4 शेयर के बदले, या हम ये माने कि 1 के बदले में 1 प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं और 4 के बदले में 6 इक्विटी शेयर दे रहे हैं। एक मतलब ये हो सकता है, लेकिन क्योंकि हम शेयर्स बांट रहे हैं और यहाँ लिखा है 1 प्रेफरेंस शेयर 6 इक्विटी शेयर हर 4 के बदले में, अगर हम ऐसा मानते हैं तो हमें प्रेफरेंस शेयर कितने देने हैं, 14% प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं हम, है ना, इन बी लिमिटेड। बी लिमिटेड के शेयर दे रहे हैं हम, ए लिमिटेड वालों को बी लिमिटेड के अपने शेयर दे। अब बोल रखा है 4 के बदले में एक प्रेफरेंस शेयर दे रहे हैं, एक दे रहे हैं किसके बदले में, 4 के बदले, और एक जो प्रेफरेंस शेयर है वो 10 रुपए का है। तो कितने रुपए के हो गए, हम्म, 5 लाख। अब इक्विटी शेयर भी दिए जा रहे हैं, इक्विटी शेयर दिए जा रहे हैं 4 के बदले में 6। इक्विटी शेयर भी 10 रुपए का है, 30 लाख रुपए के। जो ये दिया जा रहा है ये डिवेंचर होल्डर्स को दिया जा रहा है और एक्सपेंस के लिए, ये सब कुछ नहीं आएगा, जो शेयर होल्डर को दिया जाएगा वो आएगा। तो 67 लाख रुपीस हमारा परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। तो 67 लाख रुपीस परचेज कंसिडरेशन आ गया। ये बात क्लियर होगी, कोई डाउट है इसमें? हम वो थोड़ा लैंग्वेज का इशू है क्वेश्चन के अंदर, समझने का है। तो एक के अब देखो जैसे यहां पर लिखा था ये 16 रुपए दिए जा रहे हैं, 16 रुपए पर शेयर इन कैश, तो यहां लिखा है 16 रुपए एक शेयर के बदले में दिया, यहां तो लिखा है। अलॉटमेंट ऑफ 1 प्रेफरेंस शेयर ऑफ रुपीज 10 each फॉर 1 शेयर, ये नहीं लिखा है ना, तो यहां पर नहीं लिखा है कि प्रेफरेंस शेयर भी 1 के बदले में 1 दे, तो हमने ये एज्यूम करा प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर 4 के बदले में 1 और 6 दे। क्वेश्चन नंबर 2, हमें एक्स और वाई दो कंपनी दे रखी है,
दोनों कंपनी के इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर दिए हुए हैं। 1 अप्रैल को XY लिमिटेड वाज फॉर्म बाय अमलगमेटिंग X एंड Y। तो ये अमलगमेशन का क्वेश्चन, यहाँ दो कंपनी बंद होकर एक नई कंपनी बन रही है, यहाँ दो परचेज कंसिडरेशन निकलेंगे क्योंकि इनको भी पेमेंट होगी, इनको भी पेमेंट होगी। तो अमलगमेशन में जितनी कंपनी होगी उतने परचेज कंसिडरेशन निकलेंगे। एब्जॉर्प्शन में एक ही परचेज कंसिडरेशन निकलेगा। अब एक्स लिमिटेड को क्या क्या दिया जा रहा है वो बता रखा है, वाई को क्या क्या दिया जा रहा है वो बता रखा है। तो आप अगर वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप अपने आप कैलकुलेट करो और फिर चेक करो, और आप सामने हैं तो जल्दी से कर लो। मैं वीडियो को आपके लिए रोक देता हूँ लाइव क्लास के लिए। तो एक्स के लिए बता रखा है कि वो डिबेंचर होल्डर के लिए कुछ इशू कर रहे हैं, ये तो पीसी में नहीं आएगा। प्रेफरेंस शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड इंस्टीट्यूट फॉर अलॉटमेंट ऑफ 911% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100। तो यहाँ लिखा है कि जो एक्स लिमिटेड के प्रेफरेंस होल्डर है वो कह रहे हैं उन्हें प्रेफरेंस शेयर्स ही चाहिए, जिद कर रहे हैं वो। तो लो भैया, एक्स लिमिटेड का पीसी निकालते हुए प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या दे रहे हैं, 11% प्रेफरेंस शेयर, 900 इंटू 100, 90,000। इसका मतलब 90,000 वाले 9% प्रेफरेंस शेयर होल्डर को 90,000 के ही 11% वाले प्रेफरेंस शेयर मिल जाए, और इक्विटी शेयर होल्डर को 7 के बदले में 10 इक्विटी शेयर मिलेंगे। इक्विटी शेयर्स को 7 के बदले में 10 मिलेंगे। तो इक्विटी शेयर है हमारे 21,000, क्योंकि 2,10,000 के हैं, 10 रुपए का एक है तो 21,000 शेयर है। 7 के बदले में 10 मिलेंगे, एक शेयर 10 रुपए का है, तो कितने के हो गए, 3 लाख। इनका प्रेफरेंस परचेज कंसिडरेशन 3,90,000 हो गया। वाई की बात करते हैं, डिवेंचर होल्डर को क्या इशू हो रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, इनके पास प्रेफरेंस शेयर है नहीं, केवल इक्विटी के बारे में बात करते हैं। 5 के बदले में 6, 15,000 शेयर है, 5 के बदले में 6 दिए जा रहे हैं। तो कितना अमाउंट हो गया ये, 1,80,000। और साथ ही साथ लिखा है कैश पेमेंट हो रही है पर शेयर, तो 15,000 कैश दिया जा रहा है, 15,000 इंटू 2, 30,000 रुपये, तो 2,10,000 रुपये कैश दिया। तो ये बात समझ में आती है। एक्स यहाँ क्योंकि अमल कमीशन है, अमल कमीशन के केस में दोनों का अलग अलग परचेज कंसिडरेशन निकलेगा, एक्स का अलग, वाई का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 करिए, पहले अपने आप से ट्राई करिए। हमें बैलेंस शीट दी हुई है एक्स लिमिटेड की, और BXC लिमिटेड में इसे खरीद लिया है। कितने शेयर दिए जा रहे हैं, और इसी का पार्ट है परचेज कंसिडरेशन में, और ईच प्रेफरेंस शेयर में 10 रुपये कैश दिए। प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये का है, इसका मतलब 1,000 10 रुपये कैश दिए जा रहे, तो 80,000 कैश दीजिए। और लिखा है 9% प्रेफरेंस शेयर दिए जा रहा है, 9% प्रेफरेंस शेयर 8,80,000 रुपीज तो प्रेफरेंस होल्डर को पे। इक्विटी शेयर के लिए लिखा है 20 रुपीज कैश, फॉर इक्विटी शेयर होल्डर कैश दे रहे हैं 20 रुपीज और ईच इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर है 15,000।
3 लाख का कैश दे रहे हैं और एक शेयर दे रहे हैं 100 रुपए, 140 रुपए में। यहाँ लिखा है एक शेयर दे रहे हैं 100 रुपए वाला, लेकिन मार्केट प्राइस 140 रुपए। इक्विटी शेयर दे रहे हैं 140 रुपए की। कितने रुपए हो गए? 880 में दे रहे हैं, 24 लाख की दे रहे हैं। लिक्विडेशन एक्सपेंस है वो पीसी का पार्ट नहीं, परचेज कंसिडरेशन का पार्ट। परचेज कंसिडरेशन हो गया 8 + 32 लाख। ठीक है, तो डाउट? नेक्स्ट है हमारे पास मेथड जिसका नाम है नेट एसेट्स मेथड। नेट एसेट मेथड कब काम करता है? जब या तो क्वेश्चन में गुडविल दे रखी हो या नेट पेमेंट मेथड फेल कब हो जाएगा? जब हमें बता ही नहीं रखा कितनी कितनी किसको पेमेंट हो रही है, तो हमने नेट एसेट मेथड लगाना है, या फिर गुडविल की वैल्यूएशन दी है तो नेट एसेट मेथड हम सेकंड प्रायोरिटी रखेंगे, पहले हम नेट पेमेंट मेथड से ही करें। अब इसमें हमें क्या करना है, जो जो एसेट लेकर जा रहे हैं, एसेट टेकन ओवर एग्रीड वैल्यू, जो भी जिस वैल्यू पर हम एसेट लेकर जा रहे हैं उन सबको ऐड करिए और लेस करिए जो जो लायबिलिटी लेकर जा रहे हैं एग्रीड वैल्यू पर, वही हमारा पीसीएल। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर निकालने हो बाई चांस तो हमें अमाउंट पेबल डिवाइड बाई इशू प्राइस पर शेयर लेना है, ऐसा हमने 12th में भी सीखा। शेयर फ्रैक्शन में इशू नहीं होंगे, अगर फ्रैक्शन में आ रहे हैं तो कैश में दिया जाएगा उसके लिए अमाउंट, और वो अमाउंट मार्केट वैल्यू पर दिया। कैश अगर देते हैं फ्रैक्शन शेयर के लिए तो मार्केट वैल्यू पर देते। कभी कभी हमसे कहा जाता है कि पार वैल्यू पर एंट्री बना, मतलब मैं इमेजिनरी एग्जांपल देकर बता दूं, मान लिया 30 लाख रुपए का परचेज कंसिडरेशन और हमसे कहा जा रहा है 10 वाला शेयर 15 में इशू का, तो नंबर ऑफ शेयर निकालने के लिए हमें इशू प्राइस 15 रुपए के हिसाब से दिया, तो हमारे पास कितना आ गया 2 लाख इक्विटी शेयर। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि पार वैल्यू पर एंट्री बनाओ, तो पार वैल्यू तो 10 रुपए, 10 वाला शेयर 15 में दिया था ना, पार वैल्यू तो 10, तो पार वैल्यू के हिसाब से जो अमाउंट बैठेगी कितनी बैठेगी, तो पीसी परचेज कंसिडरेशन 20 लाख। अब इसे ये समझो शेयर 2 लाख दे, शेयर 15 का, अगर उसे 10 रुपए का बुक में लिखा लेकिन शेयर तो 2 लाख ही मिल रहे हैं, वैल्यू तो उसकी 30 लाख की है, लिखी तो 20 रहे, तो पार वैल्यू लिखेंगे तो उसे ऐसे करें। क्वेश्चन नंबर 4, बैलेंस शीट दी हुई है हमें ई लिमिटेड की, और बी लिमिटेड इस कंपनी को खरीदे, इस बिजनेस को खरीदे, और कितने की एसेट है कितने की लायबिलिटी है ये बता रखा है। परचेज कंसिडरेशन की पेमेंट 1 क्वार्टर कैश में होनी है और बाकी शेयर में होनी है। मार्केट प्राइस कितना कैश है कितना शेयर में है, अमाउंट में हमें मालूम, तो नेट पेमेंट मेथड हम इस वजह से लगा नहीं। सारी की सारी एसेट और लायबिलिटी को टेक ओवर कर रहे हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू जो शेयर की है 10 रुपए वाले शेयर की वैल्यू 12 रुपए है, डिवेंचर की पेमेंट 10% प्रीमियम पर हो, तो नेट एसेट मेथड लगाते, तो आप हेडिंग डालिए कंप्यूटेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन, नेट
पहले क्या लेंगे, एग्रीड वैल्यू ऑफ असेट इक्वल टू, तो कितने की असेट है जो जा रही है, 6,20,000, नहीं इसके अंदर अलग अलग चीजें लिखी है लेकिन असेट तो 6,20,000 रुपए की है, माइनस एग्रीड वैल्यू ऑफ लायबिलिटी टेकन ओवर। लायबिलिटी के बारे में यहाँ नहीं लिखा, लायबिलिटी अगर आप देखें तो दो लायबिलिटी हमारे पास, एक हमारे पास है टेबल मतलब क्रेडिटर्स और नीचे नहीं, डिबेंचर के बारे में लिखा है कि 10% हो तो टेक ओवर 10% जो डिबेंचर्स है ये उनका 2 प्लस क्रेडिटर्स है 2,70,000 हमारी एग्रीड वैल्यू और लायबिलिटी टेक ओवर होगी, ठीक है। 620 माइनस 2,70,000 कितना होगी, 3 लाख। तो ये तो 25 कंसिडरेशन पेमेंट कैसे होती है, 1 क्वार्टरली और बाकी शेयर्स में अब नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे, 2,62,500 डिवाइड बाय 12, मार्केट प्राइस पर इशू कर रहे हैं, 21,875 शेयर 12 रुपए के हिसाब से इशू। तो ये परचेज कंसिडरेशन होता है नेट एसेट मेथड, ठीक है, ये क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 अपने आप करने की कोशिश करिए। सीओडी कंपनी 2 है, एक नई कंपनी बन रही है, इसका मतलब अमलगमेशन का केस है और 2 परचेज कंसिडरेशन निकालने पड़ेंगे। सी लिमिटेड की प्रीमाइसिस जो है उनका रिवैल्यूएशन हुआ है 1,50,000, ये 1,50,000 पर रीवैल्यू हुई है और डेटर्स को जो टेक ओवर कर रहे हैं 90% वैल्यू पर कर रहे हैं, डेटर्स का 90% 72,000, स्टॉक 3,15,000 में जा रहा है, डी लिमिटेड की गुडविल की वैल्यू दे दी हमें, इट मींस नेट एसेट मेथड लगेगा यहाँ तो 1,60,000, डेटर्स 1,50,000 और स्टॉक 75,000। It was decided that the capital of CD Limited would consist of both preference and equity shares of face value 10 each. प्रेफरेंस शेयर 4 लाख होंगे और बाकी के इक्विटी शेयर होंगे। बोथ कंपनी वुड बी इशूड शेयर ऑफ बोथ द टाइप्स इन इक्वल नंबर, एक जैसे नंबर के शेयर दिए जाएंगे, एक्सेप्ट दैट द सरप्लस कैपिटल ऑफ सी वुड बी डिस्चार्ज फुली इन प्रेफरेंस शेयर। एक जैसे शेयर हैं लेकिन जितनी एक्स्ट्रा कैपिटल है सी की उसके लिए उनको प्रेफरेंस शेयर दिए जाएंगे। तो हमें ये भी बताना है कितने कितने शेयर दिए जाएंगे, तो कितने पेमेंट है ये नहीं बताया तो नेट पेमेंट मेथड तो लगा नहीं सकते, तो आपको नेट एसेट मेथड लगाना है इस क्वेश्चन में, है ना, नेट असेट्स मेथड लगाना है। तो सी और डी के लिए, है ना, तो प्रीमाइसिस 1,50,000,
गुडविल 1,60,000, इन्वेंट्री 3,15,000 and 75,000, डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स 72,000, 1,50,000, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 85,000 एंड 75,000। तो कितना टोटल हो गया इसका? $4,60,000 लेस करेंगे क्रेडिटर्स 72,000 और 1,20,000। कितना आ गया? तो ये तो हमने निकाल लिया कि कितना पीसी है। हमसे ये भी पूछा गया है कि आप बताइए इनकी पेमेंट हम कितनी कितनी कर रहे हैं। तो हमारे को जो पेमेंट करनी है वो इक्वली करनी है, बस जो एक्स्ट्रा पेमेंट है सी की एक्स्ट्रा कैपिटल के लिए हमें उनको प्रेफरेंस शेयर देना है। तो सी की कितनी एक्स्ट्रा कैपिटल है? 2,10,000। तो उसके लिए हम इनको प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। प्रेफरेंस शेयर्स 2,10,000 550 माइनस 3,50,000 जो एक्स्ट्रा कैपिटल है इसके लिए हम इन्हें प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। इसमें लिखा बाकी सब कुछ इक्वली दे। तो प्रेफरेंस शेयर हमारे टोटल 4 लाख के थे, 4 लाख में से 2,10,000 के प्रेफरेंस शेयर ये बचे हो गए। तो रिमेनिंग प्रेफरेंस शेयर कितने? 4 लाख बाकी बचा हुआ इंस्टीट्यूशनल देंगे कितना बचा? 2,45,000 intrinsic value, intrinsic worth plus share action. Purchase of trade into the intrinsic value. So basically, अभी तक क्या वेंडर सब जो कंपनी दिख रही है उससे लेकर से निकाल के वो किसी के क्या ये बोल जाएगा कि जो परचेजिंग कंपनी वो अपना शेयर बेच के परचेज के डिवीजन में वो भी ऐसा वैल्यू के हिसाब से निकालिए कैसे बेच कर दे। तो इसके लिए हमें दोनों का कैसा बेचना कभी-कभी क्या होता है ये वो वेंडर कंपनी का शेयर बिजनेस दोनों कंपनी के इक्विटी शेयर के रेशो के बेस पर ले लेती है। तो हमें एक्सचेंज रेशो निकालना होता है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब वही नेट एसेट वैल्यू होता है, मतलब असेट्स माइनस लायबिलिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो इंट्रिंसिक वैल्यू आ जाती है हमारे पास। तो दोनों का वो ये है, नेट एसेट मेथड ही है, ये नेट एसेट वैल्यू ही आएगा पीसी। ठीक है, कैसे होगा क्वेश्चन आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
यहां पर लिखा है पी लिमिटेड और एन लिमिटेड दो कंपनी है। पी लिमिटेड एन को खरीद रही है और हमें पीसी निकालना है और रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकालना है। तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से है। देखो पीसी तो हम सिंपल इसकी नेट एसेट वैल्यू निकालेंगे तो पीसी निकल जाएगा, लेकिन रेशियो ऑफ एक्सचेंज के लिए हमें पी का भी निकालना पड़ेगा और एन का, दोनों का ही हमें परचेज नेट एसेट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। इसमें कोई वैल्यू में चेंज तो है नहीं। तो अगर हम देखें असेट्स तो इसकी 9 लाख की है, इसकी 2.5 लाख की है, माइनस लाइबिलिटीज ये 3 लाख की है, ये 70,000 है। तो पीसी तो 1,80,000 हो गया, ये तो हमें पता चलेगा। लेकिन नेट असेट्स इसकी 6 लाख की आ गई। इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू का मतलब होता है जो बुक के हिसाब से इनकी वैल्यू है शेयर की। तो अगर मैं देखूं इंट्रिंसिक वैल्यू या बुक वैल्यू क्या है पर शेयर, तो यहाँ 6 लाख रुपए एक तरीके से शेयर होल्डर के लिए मिलेंगे। अगर हम सारी एसेट को बेच दें, लायबिलिटी की पेमेंट कर दें, तो 6 लाख रुपए मिलेंगे और इनके जो शेयर्स हैं वो 20,000 है ना। तो एक शेयर का प्राइस कितना आया? 30 रुपए। यहां पर एक शेयर का प्राइस क्या आया? ₹20। ठीक है। अब यहां पर लिखा है कि आप हमें बताइए रेशियो ऑफ एक्सचेंज। रेशियो ऑफ एक्सचेंज निकालने के दो मेथड। पहला मेथड कि अब इनका, ये कंपनी 30 रुपए का शेयर देगी, तो इस 20 रुपए के बदले में 30 का तो शेयर दे नहीं सकते, तो इनके 3 शेयर के बदले में इनके 3 शेयर 60 के हो जाएंगे। इनके 2 शेयर दे देंगे। अगर हम इनके 3 शेयर के बदले में इनके 2 शेयर दे देंगे तो ये भी 60 के हो जाएंगे। तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज क्या हो गया कि पी कंपनी के 2 शेयर एन के 3 के बदले में दिए जाएंगे। एक तो ये है ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा रास्ता क्या है वो भी समझ लो आप। हम ये तो पता चल गया पीसी कितना है, 1 लाख। और कौन पेमेंट करेगा? पी। कितने शेयर देंगे वो अपने, नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू करेंगे? पी। 1,80,000 रुपए के लिए वो अपना 30 रुपए वाला शेयर देंगे, तो वो 6,000 शेयर देंगे। तो पी लिमिटेड 6,000 शेयर देगी किसको? एन को। एन के शेयर कितने हैं? 9,000। तो 6,000 शेयर 9,000 के बदले में दिए जाएंगे। तो रेशो क्या हो गया? 3 के बदले में 2 दिए जाए। तो दोनों में से चाहे जैसे मर्जी निकाल लें। ये है इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, जिसमें हम शेयर एक्सचेंज वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से पता लगाते हैं कि रेशो ऑफ एक्सचेंज क्या हो।